नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है यूपी वन दरोगा का 1 फरवरी को। इसका डिटेल्ड डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। आप लोग पेशेंस के साथ में वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। एक एक टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी पिछले 2-3 दिन में काफी ज्यादा छात्र जुड़े हैं, लगभग 100-200 छात्र नए जुड़े हैं चैनल पर हमारे। उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं। हमारा ये पेड बैच है। यूट्यूब पर वीडियोस फ्री आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी वहां पर रेगुलरिटी मेंटेन हो सकता है ना रहे, इसलिए हम पेड बैच भी चला रहे हैं पैरेलल में। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्लस वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट की चर्चा हम यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। यूपी लेखपाल में भी हमने बहुत अच्छा किया था ग्रामीण परिवेश में, उसी आधार पर उसी की तरह हम लोग यहाँ पर पर्यावरण कवर करेंगे। यूपी वन दरोगा में हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हमारे चैनल से 20-30 प्लस सिलेक्शन हो जाए, ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आपको मैं प्राइस बताना चाहता हूँ कि इसका 199 रुपए प्राइस रखा गया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, वहां पर इस चीज को पिन कर दिया जा रहा है। प्लेलिस्ट का भी लिंक पिन कर दिया जा रहा है, आप सभी लोग उसको देख लें। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस डिस्कशन। देखिए यहां पर ये पुराना वीडियो है, यहां पर पुराने वीडियो को मैंने एडिट करके यहां पे लगाया हुआ है। पुराने वीडियो में हमने एक्चुअली बहुत ढंग से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो उतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन शायद इस बार ना हो पाए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि उसी को यहां पर एडिट कर रहा हूं। जो लोग पुराने होंगे वो भी पुनः एक बार सिलेबस डिस्कशन देख लें। ऐसा नहीं कि भाग जाओ आप लोग, ऐसा नहीं है। जो लोग नए हैं वो तो देख लेंगे और वही आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि वो आगे बढ़ जाएं, आप लोग पुराने होके भी, जिन्होंने 20-23% कोर्स कवर कर रखा है, वो पुराने होके भी आप लोग पीछे हो जाओ। नहीं, आपको इनिशियली स्टार्ट करना है। सभी लोग वीडियोस को देखेंगे, सभी लोग जो सिलेबस एनालिसिस यहाँ पे होने वाला है इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो और कंटेंट को फॉलो करते रहे। यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको सारी चीजें दी ही जा रही हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर पहला पॉइंट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति। देखिए जो छात्र हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप ये सिलेबस नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख रहे हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति। अपने वीडियोस में मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। हमने आपको बताया है कि जो पहली वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी। इसके बाद में 1988 वन नीति अभी हमारे देश में चल रहा है। और अगर हम भारत में वन स्थित रिपोर्ट की बात करें, इसकी भी चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। 2021 का जो लेटेस्ट भारत वन स्थित रिपोर्ट है, इसको भी हमने कवर करवाया है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियोस को चेक कर लेना। अगला जो टॉपिक है ये आप देख सकते हैं, ये है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसको हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम योजना, ठीक है। अब इसको तो हमने अभी कवर नहीं किया है, वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम योजना आया था, ये 1983 में पहली बार आया था, ठीक है। 1983 से 2001 तक पहला कार्यक्रम बनाया गया था। दूसरा कार्यक्रम 2002 से 2016 के बीच में चला है। और तीसरा कार्यक्रम जो अभी चल रहा है राष्ट्रीय वन्यजीव से संबंधित, यह है 2016 से लेकर 2032 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। तो इन तीनों कार्यक्रम पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करें। अभी क्या है, सिलेबस निकल के सामने आ गया है, तो इसको थोड़ा सा मुझे क्रमवार तरीके से अरेंज करना है। इसके बाद में फिर आपको कंटिन्यू आपको जो है वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, यह है नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी। तो इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी हमने अपने वीडियोस में कवर कर रखा है, और आज शाम तक आपको पक्षी अभयारण्य पर एक वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, तो पक्षी अभयारण्य को मैंने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 3 से 4 घंटा लगा है मुझे इसको कवर करने में, और आपको मात्र आधा घंटा लगेगा पढ़ने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने 3 से 4 घंटे अपना खर्च किया है बिना किसी आलस्य के, तो आप आधे घंटे जरूर देंगे, ठीक है। तो पक्षी अभयारण्य का जो वीडियो है इसको जरूर चेक कर लेना। अब तो ये आपके सिलेबस में भी मेंशन कर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये है रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं आरक्षित वन, और एक होता है संरक्षित। तो आरक्षित मतलब रिजर्व्ड, और संरक्षित का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। आरक्षित में क्या होता है, सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, यहाँ पर किसी भी इंसान की आवाजाही
अवैध होती है, यहाँ पर इंसानों का प्रवेश वर्जित होता है। किसी प्रकार की इंसानी प्रक्रिया यहाँ पर अवैध होती है, जैसे पेड़ काटना, ठीक है, जानवरों का शिकार करना, ये सब यहाँ पर अवैध होता है। और संरक्षित में क्या होता है, किसी कंडीशन के साथ में ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूर्ण स्वतंत्र होकर जाके पूरा पेड़ काट डालेंगे, ऐसा नहीं है, ये कंडीशनल होता है संरक्षित वाले में। तो ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा कर रखी है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये है इको सेंसिटिव जोन। देखिए यहाँ पर इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो ये है पारिस्थितिकी सेंसिटिव क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंसिटिव नहीं लिखा है, अब सेंसिटिव की जो हिंदी होगी वो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है पारिस्थितिकी, ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र जो इको सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए 1986 के अधिनियम के तहत कई नियम बनाए गए थे, जिसमें एक नियम ये था कि जो आपका वन्य जीव अभयारण्य वगैरह है उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का रेंज है, जैसे ये वन्य जीव अभयारण्य है तो इसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का रेंज है, इसको हम इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESZ, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन। तो इससे संबंधित टॉपिक आपको डिटेल में मिलेगा, ये 10 किलोमीटर के रेंज में क्या नियम कानून होता है और इससे संबंधित कई सारी धाराएं होती हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम हाथी रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है। जैसे काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे को हम एक सींग वाले गैंडे की बात कर रहे हैं, तो हाथी पार्क यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो हाथी से संबंधित जो रिजर्व है जहां पर हम हाथियों को सुरक्षित रखते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे एक अलग वीडियो बना के। देखिए पक्षी अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व, ये 3 लिस्ट आपको देखना है, जिसमें जो डिटेल आपको देखना होगा, जैसे किसी स्टेट में कौन सा अभयारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा पक्षी पार्क है, इसका लिस्ट आपको देखना होगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आपको समझना होगा, वहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इकोसिस्टम, इकोटोन एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस। इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये लिख के आ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन। देखो पारिस्थितिकी तंत्र आपको पता ही होगा, एक इन्वायरमेंट जहां पर जीव जंतु इंसान निवास करते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी में संतुलन कैसे बनेगा, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो हमारा जो है ऑफिशियल सिलेबस डिस्कशन पर आधारित है, ना कि डिटेल वीडियो है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसको आप देख लीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये है अगर हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम की, तो ये 1980 का वन संरक्षण अधिनियम अभी भी इंडिया में चल रहा है, भारत में ही चल रहा है। और 1980 में जो वन संरक्षण नियम आया था, इसी से संबंधित कई सारे धाराएं होती हैं, अधिनियम होते हैं, और वन्य जीव का संरक्षण कैसे करें ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। वनों का संरक्षण कैसे करें, वनों में रहने वाले जीवों का संरक्षण कैसे करें, यही सारी चीजें आपको वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पढ़ना है। तो वन संरक्षण नियम अधिनियम अलग है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग है, दोनों को हम डिटेल में देखेंगे, ओके। देखिए अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता रखा है कि क्लाइमेट चेंज से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड COP27 कन्वेंशन, तो हिंदी में अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 कन्वेंशन जो सम्मेलन हुआ है मिस्र में अभी लेटेस्ट, इसका डिटेल आपको देखना है कि इसमें किन किन टॉपिक पर बातचीत हुई है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा था कि ये टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद में जलवायु संरक्षण, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो गया, कार्बन का जो हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं ये हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्हीं सब पर चर्चा किया गया था COP27 के कन्वेंशन में, जो कि मिस्र में आयोजित हुआ था। डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट, जो देश कम से कम कार्बन उत्पादन करते हैं, ठीक है, मतलब उनके यहाँ इंडस्ट्री ठीक ठाक होती है, डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री होते हैं, अगर उनके यहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होता है तो उनको हम कार्बन क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, यह है सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, मृदा और नमी संरक्षण। तो मृदा और नमी संरक्षण के अंतर्गत हम जो सॉइल कंजर्वेशन है, जैसा कि आपको पता होगा जो सदगुरु हैं, ठीक है, इन्होंने एक मुहिम भी चलाया था सेव सॉइल का। तो आप लोग जाइए
सेव सॉइल का कोई एक वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मृदा संरक्षण ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी से संबंधित नमी संरक्षण भी है, इसको भी आप देख सकते हैं उसी में। तो मृदा और नमी संरक्षण के लिए आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए सेव सॉइल, क्यों जरूरी है मिट्टियों की सुरक्षा। बहुत सिंपल लग रहा है कि मिट्टियों की सुरक्षा, इसमें क्या है, मतलब पानी की सुरक्षा की बात करो, जीव जंतुओं की सुरक्षा की बात करो, वन के सुरक्षा की बात करो, तो ये यहाँ पर ये मिट्टी वाली सुरक्षा कौन सी है। तो इसके लिए जाइए आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। अगला है अफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि वनीकरण और कृषि वानिकी। वनीकरण का मतलब क्या है, वनीकरण का मतलब यह है कि वनों को बढ़ावा देना, पेड़ लगाना, जंगल बढ़ाना, ठीक है। वनों का विनाश नहीं करना है, हमें वनों को बढ़ावा देना है, इसको हम बोलते हैं वनीकरण। और कृषि वानिकी टॉपिक क्या है, कृषि वानिकी के अंतर्गत यहां पर किसानों को फायदा ज्यादा होता है, ठीक है। किसान जंगल में ही जंगल की सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन का कार्य करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कृषि वानिकी। यहां पर क्या होगा, वन भी डेवलप होगा, पेड़ पौधे भी रहेंगे और इसी से संबंधित कृषि भी हो जाएगी, ठीक है। जो मिट्टी की डिमांड होगी, जो जितनी उसकी उर्वरा क्षमता होगी, जो फसल उस पर उग सकेगा, इन सब का अध्ययन करके, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से कृषि वानिकी की जाती है। तो यहाँ पर कृषि के साथ साथ में वनों का भी डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर किसानों को ज्यादा फायदा होता है। और वनीकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि वनों का विकास करना। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, ये है फॉरेस्ट सेटलमेंट। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होता है वन बंदोबस्त। हमने राजस्व लेखपाल के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त के बारे में चर्चा किया था, जहां पर हम भूमि का मापन करते हैं। इसी तरह से वन बंदोबस्त में हम जो वन की भूमि होती है इसका मापन करते हैं, कौन सा एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जा रहा है, कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड में जा रहा है, कौन सा एरिया बफर जोन में जा रहा है। इन सब का मेजरमेंट के इन सब के मेजरमेंट के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जिसको हम फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर भी बोलते हैं, एफएसओ बोलते हैं। कांतारा मूवी में अगर आपने देखा होगा, जब जो एसआई होता है, जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग कांतारा मूवी जरूर देखिएगा। उसमें जो एक टकला सा व्यक्ति है जिसका नाम मुरली है, ठीक है, उसने एक वर्दी पहन रखी होती है, उसकी वर्दी पे डबल स्टार होता है, वही होता है वन दरोगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वन दरोगा का जो जॉब प्रोफाइल है, इसको समझने के लिए आपको कांतारा मूवी जरूर देखना चाहिए। जब ये वन दरोगा जाता है, जो ट्राइब्स वहां पर रह रही होती है, जनजातियां वहां पर रह रही होती हैं, उन्होंने जमीन जो ग्रहण किया होता है, ठीक है, उनको एक राजा थे बहुत पहले के, उन्होंने उनको दान कर दिया था, और बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रिजर्व्ड घोषित कर देती है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर देती है उस एरिया को। तो ये जब वन दरोगा जाता है यहाँ पर जमीन लेने के लिए, तो अपने साथ में एक टीम ले जाता है, जो यहाँ की जो भूमि होती है इसको मेजर करते हैं, वही होते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। और इसके साथ में वन रक्षक भी जाता है, ठीक है, वो जो लड़की रहती है वो वन रक्षक है, समझ लो कि फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगी अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो। ओके, तो ये फॉरेस्ट सेटलमेंट के अंतर्गत हम वन बंदोबस्त पढ़ते हैं। और धारा 4 के अंतर्गत, ये वन बंदोबस्त करने से पहले धारा है, ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत ये सूचना जारी की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आरक्षित भूमि होती है इसी को हम नापते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप वन बंदोबस्त के अंतर्गत देखेंगे। बाकी जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे डिटेल में इस टॉपिक को, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, एक्चुअली क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं हिचकिचा रहा हूं कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। चलो देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मतलब यह है कि राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का हस्तांतरण। ऑब्वियस सी बात है कि अब जब वन भूमि का बंदोबस्त हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ राजस्व जनरेट होगा किसी ना किसी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वही बोल रहा है कि राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का हस्तांतरण टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, यह है चैलेंजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर, यानी कि वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम। वन आपदा का मतलब क्या है, वन में कभी कभी आग लग जाता है, ठीक है, वन में आग लगना, वनों की कटाई करना,
ये सब क्या है, वन आपदा होना। कभी कभी जंगल में भूकंप आ जाता है, इसकी वजह से पेड़ गिर जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, इसकी वजह से जमीन ही पूरी उखड़ जाती है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तूफान की वजह से बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। यही सारी चीजें वन आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जंगल को बनाए रखने के लिए, और ये हम कैसे रोकथाम करें, इससे संबंधित डिटेल्स आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। ठीक है, अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, यह है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वन उपज। अब वन में क्या उपजेगा, वहां पर वन्य जीव होंगे और पेड़ पौधे होंगे, यही तो जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर वन्य जीवों के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना है, बाकी आपका फोकस पेड़ पौधों पे ज्यादा रहेगा। पेड़ पौधों में किस तरह का उपज होता है, अगर हम बात करें कॉमर्शियल की, तो बांस हो गया, शहद हो गया, जंगलों से हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं, औषधियां मिलती हैं हमें, चंदन की लकड़ियां मिलती हैं। ठीक है, तो कई सारे वन उपज यहाँ पर मिलते हैं और इनका यूज हम अपने दैनिक दिनचर्या में या फिर आयात निर्यात एक्सपोर्ट में भी करते हैं, कॉमर्शियल यूज के लिए भी, या कॉमर्शियली भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, यह है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर हम बात करें वन प्रमाणन की। देखिए, कोई वन प्रमाणित तो होना चाहिए। ठीक है, वहां का ठप्पा लगना चाहिए कि हाँ भैया ये वन है। अगर कोई लकड़ी कट रही है तो पार्टिकुलर किसी वन से कटेगी, वहां का डिटेल जाएगा, ठीक है, भारत सरकार के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास, तब वो लकड़ी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होगी या एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होगी। ओके, आप सारी चीज समझ रहे होंगे। आपको पता होगा कि लकड़ियों से ही कागज बनता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्लाई वगैरह जो निकलता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिनका हम आयात निर्यात एक देश से दूसरे देश में करते हैं। तो कहीं यह अवैध तरीके से आयात निर्यात या एक्सपोर्ट ना हो। ठीक है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी डिटेल में इसको हम वीडियो में कवर करेंगे, मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके बाद में आप देख सकते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि मानव और वन्य जीव में संघर्ष। ऑब्वियस ही बात है, जो वहां पे लोग रह रहे होते हैं, जनजातियां रहती हैं या जंगल के जो निवासी होते हैं, उन पर अक्सर आए दिन अटैक होता है। जब लोग पेड़ को काटते हैं तो वहां के जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं, शहरों में आते हैं, गाँव में आते हैं। तो मानव और वन्य जीव के बीच में संघर्ष चलता है, वही ये टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। वीडियो दोस्तों काफी लंबा हो रहा है, एक सेकेंड। तो मुझे क्या करना है कि अब वीडियो को समअप करना है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगला टॉपिक है, ये है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या है, इसका पावर क्या है, कर्तव्य क्या है, शक्तियां क्या है, ये इस टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अगला टॉपिक है, आप देख सकते हैं प्लांटेशन एंड एक्शन प्लान, यानी कि वृक्षारोपण। प्लांटेशन का मतलब है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कार्य योजना। अभी वृक्षारोपण से संबंधित जो भी योजनाएं आई होंगी, यहाँ वहां से सर्च करके इंटरनेट से जितनी भी योजनाएं मिलेंगी, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला टॉपिक है फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड इट्स बेनिफिट, वन पर्यावरण और इसके लाभ। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसको भी कवर किया जाएगा। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, यह है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो वन्य और वन्यजीव संरक्षण। ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पहले स्लाइड पर ही कर ली थी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देना यहाँ पर उचित नहीं है। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब वही चीज है कि वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां जो भी हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है, इस टॉपिक को हम डिटेल से कवर करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी, यानी कि वन पारिस्थितिकी। अब इसके अंतर्गत जो सघन वन है, वहां पर कार्बन का उत्सर्जन क्या है, कार्बन स्टॉक क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें, कार्बन स्टॉक के बारे में डिटेल से हम वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखेंगे। और बायोमास वगैरह क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ये सारे टॉपिक हम इस फॉरेस्ट इकोलॉजी के अंतर्गत देखने वाले हैं। ओके, ये जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, ये एग्रीकल्चर का आप पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। ये एक ही टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम कराएंगे लगभग, इस पे लगभग आप ये मान के चलिए कि 8-10 वीडियो शायद इसी पे होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिली होगी। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, इसके आने की उम्मीद है कि नहीं है।
उत्तर प्रदेश वन दरोगा के लिए। बाकी कोई छात्र अगर उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा है तो आप भी इन सारी चीजों को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट में जो आपका सिलेबस होगा आप सिर्फ वही देख के जाएंगे, आपको वो भी देखना है और प्लस ये भी देखना है। बाकी आप वेट कीजिए, अगर आपके स्टेट में जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको भी मैं कवर करूंगा। आप लोग टेंशन फ्री रहना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम अब उत्तर प्रदेश को ध्यान में लेके चलेंगे, नहीं, दोनों को हम कॉमन लेके चलेंगे, दोनों का प्लेलिस्ट अलग कर दिया जाएगा जरूरत पड़ेगी। बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहें, जो भी वीडियोस मैं देता हूं उसको बराबर फॉलो करते रहें। ये वीडियो यहीं पे मैं सम अप कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।